प्रिय विद्यार्थियों, आज कल वाले टॉपिक से आगे जारी रखते हुए संस्कृतिकरण पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, जो उनके फील्ड वर्क के अंतर्गत आती है। कल वाले वीडियो में आपने संस्कृतिकरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं देखी थी। उससे नेक्स्ट आज जारी रखते हैं संस्कृतिकरण के आदर्श। प्रारंभ में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृति की केवल ब्राह्मणी आदर्श का उल्लेख किया था। भाई, जैसा आपको कल भी बताया गया था कि प्रारंभ में संस्कृतिकरण की अवधारणा का जो नाम था वो ब्राह्मणीकरण था और केवल ब्राह्मणी आदर्श का ही उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास ने अपने संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत किया था। कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की, जैसे पोकाक ने संस्कृतिकरण के क्षत्रिय आदर्श के अस्तित्व की भी चर्चा की कि अपने मूल रूप से जो कुर्ग लोगों का जो क्षेत्रीय अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा किया गया था, उसके अंतर्गत केवल ब्राह्मणी आदर्श की बात उन्होंने प्रारंभ में की थी। तो कई समाजशास्त्रियों ने यह आपत्ति उठाई कि ऊंची जाति के अंतर्गत केवल ब्राह्मण ही नहीं होते हैं और दूसरी जातियां भी होती हैं। तो बाद में इसमें चीजें जोड़ी गई, जैसे द्विज जाति, तो क्षत्रिय भी आदर्श हो सकते हैं, वैश्य भी आदर्श हो सकते हैं और दूसरी कोई प्रभु जाति भी आदर्श हो सकती है। आदर्श का मतलब जिस ऊंची जाति की परंपराओं का, रीति रिवाजों का और आचरणों का, व्यवहारों का हमें अनुकरण करना होता है, वो होता है संस्कृतिकरण का आदर्श। पोकाक के अतिरिक्त मिल्टन सिंगर ने भी ये बताया कि संस्कृतिकरण के एक अथवा दो आदर्श नहीं, बल्कि 4 नहीं तो कम से कम 3 आदर्श अवश्य मौजूद होते हैं। ये मिल्टन सिंगर ने बताया। तो ये जानते हैं हम कि कई विद्वानों ने एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा की ये कह करके कमियां निकाली कि केवल ब्राह्मण ही आदर्श नहीं हो सकता, बल्कि अन्य जातियां भी आदर्श हो सकती हैं। मिल्टन सिंगर के अनुसार ये कम से कम मिनिमम 3 आदर्श हमेशा मौजूद रहे हैं भारतीय समाज की। जहां तक बात करें, प्रथम 3 वर्ग के लोगों को द्विज कहा जाता है क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है, और जिन जातियों का उपनयन संस्कार होता है, जैसे हमारे वर्ण व्यवस्था के अंदर मानते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो इन तीनों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार होता था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं होता था। और वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने का अधिकार द्विज जातियों को होता है। और एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार द्विज वर्णों में ब्राह्मण इन संस्कारों को पूरा करने के संबंध में सबसे अधिक सावधान और सचेत होते हैं, और इसीलिए इनको दूसरों की अपेक्षा संस्कृतिकरण का सबसे उत्तम आदर्श माना जा सकता है या माना गया है। ब्राह्मणों को ही संस्कृतिकरण का सबसे उत्तम आदर्श इसलिए माना गया क्योंकि ये अपने कर्मकांडों के प्रति और संस्कारों के प्रति अन्य जातियों की अपेक्षा ज्यादा सचेत रहे हैं, ज्यादा क्रियाशील रहे, एक्टिव रहे। श्रीनिवास ने अवलोकन के आधार पर यह बताया कि द्विज की व्यापक श्रेणी में कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनकी जीवन पद्धति काफी संस्कृतिकृत है, संस्कृताइज्ड, जबकि कुछ अन्य जातियों का संस्कृतिकरण कम हुआ है या बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसी जातियां भी हैं। प्रभुत्व संपन्न कृषक जातियां, डोमिनेंट पीजेंट कास्ट, अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि पोकाक और सिंगर ने बताया था, ऊपर जिनकी चर्चा की है, पोकाक और सिंगर ने जो बताया, ऐसी जातियों के माध्यम से ही क्षत्रिय और अन्य आदर्श को अपनाया गया है। भाई, हर जगह ब्राह्मण आदर्श नहीं रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि किस जाति के लोग वहाँ डोमिनेंट हैं और किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। तो कई जगह पर संस्कृतिकरण के आदर्श के रूप में डोमिनेंट पीजेंट कास्ट भी आते हैं। ऐसी कृषक जातियां जो संख्या में ज़्यादा हैं, जिनकी
जातिगत संस्करण में जिनकी उच्च स्थिति होती है, तो ऐसी कृषक जातियों का भी संस्कृतिकरण के अंतर्गत आदर्श के रूप में अनुकरण होता है। यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण है, तब संस्कृतिकरण का आदर्श प्राय ब्राह्मण ही होगा। और यदि राजपूत और वैश्य स्थानीय प्रभु जाति है, तो वो आदर्श राजपूत और वैश्य होगा। यानी जैसी जहां जाति है वैसा ही वहां आदर्श होगा। इस प्रकार हमें संस्कृतिकरण के प्रमुख आदर्श देखने को मिलते हैं, 4 आदर्श। ब्राह्मणी आदर्श, नंबर 2 क्षत्रिय आदर्श, और नंबर 3 वैश्य आदर्श, और नंबर 4 जो है वो है स्थानीय प्रभु जाति आदर्श। 4 आदर्श है, ब्राह्मणी आदर्श, अक्षत्रिय आदर्श, वैश्य आदर्श और लोकल जो डोमिनेंट कास्ट है स्थानीय प्रभु जाति आदर्श। तो स्थानीय प्रभु जाति आदर्श जो है इसमें सभी जातियां आ जाती हैं जो जहां डोमिनेंट है संख्यात्मक दृष्टि से। संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट के ऊपर भी कई बार संक्षेप में टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट? एम.एन. श्रीनिवास का यह मत है, अनेक स्थानों पर स्थानीय प्रभु जातियां संस्कृतिकरण का आदर्श रही हैं। प्रभु जाति से तात्पर्य है कि वह जाति जो उस गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक हो, जिसका स्थानीय कृषि योग्य भूमि के एक बड़े भाग पर स्वामित्व हो, जिसके पास आर्थिक राजनीतिक शक्ति हो और जिसको जातिगत संस्करण में उच्च स्थान प्राप्त हो। देखो, ये 4 लक्षण बताए हैं एम.एन. श्रीनिवास ने, किसी भी प्रभु जाति के 4 लक्षण बताए हैं। एक तो यह गांव और समुदाय में संख्यात्मक दृष्टि से उसका नंबर ज्यादा हो, एक कृषि योग्य भूमि के बड़े भाग पर उसका स्वामित्व हो, यानी कि ज्यादातर जमीनों पर उनका हक हो, आर्थिक राजनीतिक शक्ति हो, भाई जमीन जिनके पास ज्यादा होगी तो आर्थिक स्थिति भी ठीक मिलेगी, उनकी राजनीतिक पहुंच भी मिलती है, और जातिगत संस्करण में ऊंची स्थिति हो। तो ये प्राय करके इसके अंदर डोमिनेंट पीजेंट कास्ट आ जाते हैं। हर जगह पर ये कास्ट अलग अलग हो सकती है, कहीं पर राजपूत हो सकते हैं, कहीं पर जाट हो सकते हैं, कहीं पर ब्राह्मण हो सकते हैं, कहीं पर और दूसरी जाति जैसे गुज्जर माले आदि भी हो सकते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न डोमिनेंट कास्ट के रूप में विद्यमान है, देखने को मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियां ही प्रमुख रूप से प्रभु जातियां होती हैं। संख्या की दृष्टि से अधिक होने पर कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि निम्न जातियां प्रभु जाति के रूप में हों, अर्थात निम्न जाति प्रभु जाति के रूप में देखने को नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में अहिर प्रभु जाति के रूप में मिलते हैं, हरियाणा राजस्थान के अंदर जैसे जाट राजपूत प्रभु जाति के रूप में मिलते हैं, गुजरात में पाटीदार जैसे प्रभु जाति के रूप में मिलते हैं, मैसूर में लिंगायत डोमिनेंट कास्ट है, लिंगायत के साथ साथ ओकालिंगा डोमिनेंट कास्ट है, आंध्र प्रदेश में कामा और रेड्डी डोमिनेंट कास्ट है, महाराष्ट्र में मराठा डोमिनेंट कास्ट है, केरल में नायर डोमिनेंट कास्ट है, और राजस्थान के अंदर जाट और राजपूत डोमिनेंट कास्ट है, दोनों प्रभु जातियां हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में एक समय ये नारा चला था, अजगर मतलब अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, अजगर। 90 के दशक के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे भारत के, उन्होंने अजगर का नारा उधर यूपी में दिया था। तो अलग अलग क्षेत्र में कहने का अभिप्राय ये हुआ, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग डोमिनेंट कास्ट देखने को मिलती है, और डोमिनेंट कास्ट का अनुसरण निम्न जातियों के द्वारा किया जाता है। उनके रीति रिवाजों को, उनके आचरणों को, उनके जीवन मूल्यों को
अपनाया जाता है आदर्श के रूप में, इसलिए ये एक संस्कृतिकरण का आदर्श के रूप में माने जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य प्रभु जातियां। श्रीनिवास ये कहते हैं कि स्थानीय प्रभु जाति का संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्शों के लिए माध्यम होना सांस्कृतिक संचरण की प्रक्रिया में उस जाति के महत्व का सूचक है, उस जाति के महत्व का परिचायक है। प्रभु जातियों ने जहां एक तरफ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को विकसित करने में योगदान दिया है, वहीं उन्होंने इस प्रक्रिया में बाधा भी पैदा की है। डोमिनेंट कास्ट ने बाधा भी पैदा की है। वो कैसे? प्रभु जाति किसी निम्न जाति के कर्मकांड और जीवन शैली में छोटे मोटे परिवर्तनों की तो उपेक्षा कर देती थी, किंतु यदि वह किसी महत्वपूर्ण उच्च जाति चिन्ह को या प्रतीक चिन्ह को हथियाने लगती है तो फिर जातिगत द्वेष भी होता है, तनाव भी होता है और प्राय करके प्रभु जाति के द्वारा या दबंगों के द्वारा निम्न समूह को दंड भी दिया जाता है। तो इस तरह से प्रभु जाति जो है वो एक तरह से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को रुकावट भी पैदा करती है। जहां जिस भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रभु जाति है, जिसका प्रभुत्व होता है, वो प्राय प्राय करके देखने माता मनमानी करते हैं और निम्न जातिगत समुदाय के लोगों को विभिन्न प्रकार के नियमों से डिस्क्रिमिनेट पे करते हैं, उनको एक तरह से शोषण या विषमताएं उनके ऊपर एक तरह से निर्योग्यताएं जबरदस्ती लाद दी जाती हैं। तो इस किस्म की रुकावट भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कहीं कहीं प्रभु जाति के लोगों के द्वारा जरूर डाली जाती है। ये इसका एक माइनस पॉइंट भी है। वैसे संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दोहरी प्रक्रिया है, सहकारी प्रक्रिया है, जिसके अंदर निम्न जाति के आदर्शों को भी उच्च जाति भी अपनाती है और ये चीज़ आजकल इसका स्वरूप चेंज हो गया है। एम.एन. श्रीनिवास के ज़माने में कुछ अलग स्वरूप रहा होगा, लेकिन संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है जो कि भारतीय सामाजिक परिवर्तन को प्रकट करने के लिए एक मानव शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। थैंक यू।